ये वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, अपन शीत युद्ध पढ़ रहे थे। शीत युद्ध का अर्थ मैंने आपको बताया था और उस शीत युद्ध का अर्थ, उसके कारण और उसके प्रभावों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज मैं आपको शीत युद्ध के अंत के बारे में बात करूंगी कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिससे शीत युद्ध का अंत हो गया। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो गुट बन गए थे। एक को रिप्रेजेंट कर रहा था अमेरिका और दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा था सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्तियां जो है आपस में जो इनके संबंध थे वो शीत युद्ध के नाम से संबोधित किए गए। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें न तो पूर्ण रूप से शांति बनी रहती थी और न ही वास्तविक युद्ध होता था, बल्कि ये एक दूसरे के बीच जो है इनमें युद्ध और शांति के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती थी। ये एक ऐसी स्थिति थी बच्चों जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध कायम रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे और सशस्त्र युद्ध को छोड़कर अन्य समस्त उपायों का सहारा लेके ये एक दूसरे की स्थिति को दुर्बल करने में लगे हुए थे। ये एक ऐसा युद्ध था जो कूटनीतिक दाव पेचों से लड़ा गया था, जिसमें महाशक्तियां एक दूसरे से बड़ी भयभीत रहती थी। द्वितीय विश्व युद्ध उत्तर जो सोवियत संघ और अमेरिकी संबंध जो है उनको चार भागों हम बांट सकते हैं, जिससे हम शीत युद्ध के चार भाग बता सकते हैं हम इसको कि शीत युद्ध जो है 1946 से 62 तक शीत युद्ध रहा, फिर 63 से 79 तक दिदांत रहा, फिर 79 से 84 तक दूसरा शीत युद्ध रहा और फिर 1985 से 1991 तक शीत युद्ध का अंत कहा जाता है। ये चार प्रकार के युगों के बारे में मैंने आपको बताया है। सन 1985 में जब गोर्बाचोव सत्ता में आए तो बच्चों हमने देखा कि गोर्बाचोव जो है वो राष्ट्रपति चुने गए और ये देश के अंतिम राष्ट्रपति साबित हुए। इन्हें रूस के पुनर्निर्माण नीति के लिए भी जाना जाता है और हमने देखा कि 1989 में विश्व इतिहास में एक चमत्कारिक मोड़ आया। शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई। जैसे बर्लिन की जो दीवार थी वो 9 नवंबर 1989 में उसका पतन हो गया। जर्मनी का 1991 में एकीकरण हो गया। वार्सा पैक्ट जो कि 1955 में बनाया गया था, वार्सा पैक्ट 1991 में भंग हो गया था और जर्मनी का जो एकीकरण था वो 1990 में यानी 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उन दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। यह शीत युद्ध की समाप्ति का ही परिणाम था कि जब 1989 और 90 के बीच में जब खाड़ी संकट आया था, उस समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण जो था वो पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना। पूर्वी यूरोप यानी रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड, ये सब पूर्वी यूरोप में थे। सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक और राजनीतिक संकट भी था। सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में भी नहीं था। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की स्थिति को यथार्थपरक मूल्यांकन करते हुए उन्होंने शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना जरूरी समझा। 1985 में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1985 में गोर्बाचोव जो है वो रूस के राष्ट्रपति बने। इन्हें रूस के पुनर्निर्माण नीति के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका दो नीतियां बनाई। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि एक ये ऐसी सोवियत नीति है जिसका उद्देश्य रूस के सरकारी संस्थानों एवं क्रियाकलापों में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बढ़ाना था और एक प्रकार से ये सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको रोकने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को भी सीमित करने के लिए ये नीति अपनाई गई थी और इसके अलावा दूसरी जो नीति थी जो पेरेस्ट्राइका कहलाती है, ये ग्लासनोस्ट के साथ ही चल रही थी। इसका मतलब था पुनर्गठन। सोवियत राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि बच्चों उस समय तक रूस जो है वो आर्थिक रूप से चरमरा गया था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो गोर्बाचोव को मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने ये निर्णय सोवियत संघ के हित में ही लिया। उन्होंने ये निर्णय सोवियत संघ के हित में ही लिया। हमने ये देखा कि दूसरा शीत युद्ध जो कि उस समय परवान पर था, तो और 1985 से 1991 में दूसरा जो शीत युद्ध का अवसान हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके हम बहुत सारे कारण जानना चाहेंगे। तो इसमें पहला कारण था मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व और उसकी नीतियां। मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो एक तरह से हम ये कहेंगे कि स्टालिन शीत युद्ध के जनक के रूप में याद किए जाते हैं, तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो शीत युद्ध का अंत करने एवं एक तरह से विश्व में शांति स्थापित करने के नेता के रूप में याद किए जाएंगे। गोर्बाचोव ने लोहा आवरण की दीवार को तोड़ डाला, बंद दरवाजे जो सोवियत रूस के थे और खिड़कियां जो थी बंद, उनको सबको खोल दिया। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने दिसंबर 1987 में कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले जो प्रक्षेपास्त्र बनाए थे उनको नष्ट करने वाली संधि INF संधि पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने अस्त्रों और सेनाओं की एक तरफा कटौती की घोषणा की। उनकी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका जो नीति थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्था का इन्होंने सूत्रपात किया। सोवियत संघ ने गोर्बाचोव के नेतृत्व में जिस उदार, सौम्य और समझौतावादी राजनीति का आश्रय लिया, उसने विश्व राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया। यानी कि सोवियत संघ जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया था। उन्होंने पूरी यूरोप के जो भी देश थे उनकी स्वतंत्रता और लोकतंत्रता का समर्थन कर दिया। जर्मनी को नाटो की सदस्यता जारी रखने, वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय देकर गोर्बाचोव ने यूरोपीय लोगों का दिल जीत लिया। इन रियायतों से जर्मन लोग अभिभूत हो गए। गोर्बाचोव की इन्हीं राजनीतिक उपलब्धियों के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। तो ये एक बहुत बड़ा, गोर्बाचोव का सत्ता में आना और राष्ट्रपति बनना रूस के लिए एक बहुत बड़ा और वो था, और शीत युद्ध के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। शीत युद्ध समाप्त करने में ये मील का पत्थर साबित हुए। हम ये कहेंगे कि इसमें सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां भी थी। 1980 के बाद हमने बच्चों देखा कि सोवियत संघ आर्थिक दृष्टि से संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर बेतहाशा खर्च करने के बाद भी उसकी अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ाने लगी। अब उनमें ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो पश्चिमी देशों से शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा कर सके, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। मिखाइल गोर्बाचोव ने साफ साफ कह दिया था कि सोवियत अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की दशा बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि स्थिति का विश्लेषण करने पे हमें यह पता चला कि आर्थिक प्रगति मंद होती जा रही है और पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर आधे से भी अधिक घट गई है और 1980 के दशक के प्रारंभ तक यह घटकर आर्थिक गतिरोध के निकटवर्ती स्तर तक पहुंच गई है। जो देश कभी विश्व के उन्नत देशों की बराबरी के बहुत निकट पहुंच गया था, वह निरंतर एक के बाद दूसरा स्तर गंवाने लगा। बच्चों, हमने ये भी देखा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का 28वां सम्मेलन हुआ था तो उसमें तत्कालीन सोवियत विदेश मंत्री सेवरनादजे ने रहस्योद्घाटन किया था कि पश्चिम के साथ वैचारिक संघर्ष में सोवियत संघ को 7 अरब रूबल तो सैनिक उपायों पर ही व्यय करने पड़े। मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो एक प्रकार से शीत युद्ध की समाप्ति को ही इन्होंने अपना राष्ट्रीय हित समझा। सोवियत संघ का बिखराव हुआ 1990 और 91 में के वर्ष सोवियत संघ में उथल पुथल के वर्ष रहे। 9 अगस्त 1991 में की तख्ता पलट घटना जो है वो बहुत ही जबरदस्त घटना थी और गोर्बाचोव की जो लोकप्रियता थी उस पर भी इसका जबरदस्त धक्का लगा। विश्व शांति के रूप में अब सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे जमाने की बात हो गई। निष्क्रिय समर्थन से ही स्पष्ट हो चुकी थी। हमने ये देखा कि सोवियत संघ की स्थिति में आई यह गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसने अमेरिका को दिए गए जो समर्थन, मतलब बिना कुछ बोले निष्क्रिय समर्थन हम कहेंगे, तभी हमें पता चल चुका था कि अब गोर्बाचोव जो सोवियत संघ है उसका विघटन होने वाला है।
गोर्बाचोव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर भी पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था जुटाने में असफल हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि रूस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और रूस में 1991 में तख्ता पलट हो गया था, यानी कि साम्यवादी सरकार जो है वो समाप्त हो गई थी। न केवल साम्यवादी रूस की सरकार बल्कि पूर्वी यूरोप की जो सरकारें थी, जैसे हैं हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, है ना, ये चेकोस्लोवाकिया, इन सब में भी लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हो गई थी। साम्यवादी देशों में भी लोकतंत्र आ गया था और बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो भी इससे प्रभावित हुई। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था बच्चों। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल और केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। किंतु 1989 से 90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली, बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था भी अपना ली। यानी कि जो गोर्बाचोव ने जो खिड़कियां खोली थी है उसमें सब प्रवेश कर गए। 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मुक्त बाजार व्यवस्था स्वीकार कर ली गई। अब पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप के देशों में कोई अंतर नहीं रह गया। अब तो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ को G17 देशों से आर्थिक सहायता मिलने की भी संभावना बहुत बढ़ गई और ऐसे परिवर्तन के दौर में शीत युद्ध का अंत होना एक स्वाभाविक ही घटना बन गई। नवंबर-दिसंबर 1991 में अमेरिका ने खाद्य राहत के रूप में सोवियत संघ को 1.5 अरब डॉलर की राशि स्वीकृत की, जिसे उन्होंने 1991 में ये राशि 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई और अकेले जर्मनी ने भी सोवियत संघ की बहुत आर्थिक मदद की। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से बच्चों हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो दो महाशक्तियां सोवियत रूस और अमेरिका जो आमने सामने खड़ी थी, दो महाशक्तियां विश्व पटल पर हमें दिखाई दे रही थी वो 1991 में सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के बाद विश्व में हमें एक ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें विश्व में एक ही महाशक्ति दिखाई दे रही है और वो है अमेरिका। तो बच्चों शीत युद्ध जो है उसके ये सब बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध का अंत रहा, जिसमें गोर्बाचोव की जो नीतियां हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप की देशों की जो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई, इसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया सोवियत संघ में तख्ता पलट के लिए, यानी कि साम्यवाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। बच्चों अब मैं शीत युद्ध के चरण हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से चरण शीत युद्ध के समय, ये जो 4 चरणों का मैंने आपको बताया है, तो ये शीत युद्ध के चरण जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।